सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और पसमादा डेमोक्रेसी की किताब वाली जो सीरीज है, जिसको हम हफ्ते की किताब के नाम से जानते हैं, उसमें आज हम बात करने वाले हैं अय्यूब रायन साहब की किताब दलित मुस्लिम साहित्य और लेखक। अय्यूब रायन साहब बहुत दशकों से इस विषय पर लिख रहे हैं और दलित मुसलमानों के अधिकार, उनके हकूक के लिए लड़ रहे हैं। आज अय्यूब रायन साहब से हम जुड़ रहे हैं। वो दरभंगा के रहने वाले हैं और उन्होंने इससे पहले 4 किताबें और लिखी है। मैं नाम पढ़ देता हूँ। पहली किताब उनकी भारत के दलित मुसलमान खंड 1, फिर खंड 2 भी इनकी आई थी, भारत के दलित मुसलमान खंड 2। पमरिया के ऊपर भी उन्होंने एक किताब को संपादित किया है। अंसारी नगीना नाम से भी एक किताब उन्होंने 2021 में प्रकाशित की थी। ये उनकी 5वीं किताब है और ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से साथी जो शोध कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमको इस विषय में पढ़ने के लिए कुछ मिलता ही नहीं, कि साहित्य में किस तरीके से दलितों की बात की गई है उर्दू साहित्य में या हिंदी साहित्य में, तो वो उनको पढ़ने को नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों है? आज हम इन सब सवालों पे बात करेंगे कि उर्दू साहित्य जो है, उर्दू अदब जो है, वो क्यों दलित सवाल को, मुस्लिम पसमादा सवाल को या मुस्लिम के जो दलित है उनके सवालों को नजरअंदाज करता रहा है। क्या ऐसी वजह, क्या उसकी अशराफ मानसिकता इस जुबान की उसको आगे नहीं बढ़ने दी या इन मुद्दों को सामने नहीं लाने दी? इन सब सवालों पर हम लोग बात करेंगे। तो हमसे जुड़ चुके हैं अयूब रायन साहब जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं चाह रहा हूँ कि एक में तो टूटे फूटा तरीके से आपको आपका इंट्रोडक्शन दे। मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा बेहतर तरीके से अपने बारे में थोड़ा आवाम को बता दे, हमारे दर्शक को बता दे। सर, आपको मैं सोलो कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब है और बिरादरी मेरी राइन है, जिसे सब्जी फरोश सामान्य तौर पे कहा जाता है। और मैंने पीएचडी कर रखा है समाज शास्त्र में, इसलिए अपना पूरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब राइन है और लेखकीय नाम मेरा डॉक्टर अय्यूब राइन है। इसी नाम से हम लगातार लिख रहे हैं। मेरी एक संस्था भी है, दलित मुस्लिम समाज। दलित मुस्लिम समाज के तहत मुस्लिम समाज के अंदर ऐसी बिरादरियां जो दिगर समाज के दलितों की तरह काम धाम करती है और उसी तरीके के नाम भी है। जैसे हलखोर तो मुसलमानों में हलाल खोर, वहाँ धोबी तो मुसलमानों में भी धोबी हवारी, वहाँ पासी तो मुसलमानों के यहाँ भी पासी। इस तरह की दर्जनों जातियां हैं जो दलित कैटेगरी की है, लेकिन वह संवैधानिक रूप से यह दर्जा अभी तक मिल नहीं पाया है। तो उसी दर्जे को हासिल करने के लिए, उसी हक को हासिल करने के लिए दलित मुस्लिम समाज नाम से एक संगठन बनाया गया है और इसके माध्यम से आवाज उठाई जा रही है कि मुस्लिम समाज में भी जो दलित तबका है उसको पूरा संवैधानिक अधिकार मिले। अब इसके लिए साहित्य की भी जरूरत थी और विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करना जरूरी था। इसी कड़ी में शुरू में हमने पहले एक जर्नल निकालना शुरू किया, जर्नल ऑफ सोशल रियलिटी, जो 2009 से लगातार हर 3 माह पे निकल रहा है। बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी और हिंदी में। इसके प्रत्येक अंक में दलित मुस्लिम मुद्दों पे कोई ना कोई एक आलेख, शोध आलेख जरूर शामिल होता है। अब तक इस तरह की लगभग 2 दर्जन मुसलमानों की पसमानदा और दलित जातियों पे आलेख उसमें शामिल हुए हैं। और फिर जब ये दलित मुस्लिम समाज हमारा संगठन बना 2012 में, उसके बाद हमने सोचा कि वो किताब की शक्ल में आ जाए, समाज के लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी आ जाए और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ताकि उन लोगों को कुछ जानकारी मिल सके कि हमारे जो समाज की स्थिति है वो किस तरह की है और इसको क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए। शुरू के दिनों में किस तरह के हालात थे, वहाँ तालीमी हालत क्या है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, समाज में किस तरह का भेदभाव या परेशानी को झेलना पड़ता है इन तबकों को। इन्हीं सब मुद्दों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव, शहर शहर घूमते रहे और आलेख वगैरह तैयार करके जर्नल में निकाला। उसके बाद हमारी किताबें आई, जैसा कि लेनिन साहब ने अभी बताया भी कि हमारी
4 किताबें पहले से है और एक किताब 2022 में आई है। 2022 में जो किताब अभी आई है वो है दलित मुस्लिम साहित्य और लेखक। दलित मुस्लिम साहित्य लिखे का जेहन में हमारे इस तरह से आया कि कई दलित साहित्य पत्रिकाओं को, किताबों को पढ़ने के बाद यह अंदाजा मिला कि मुस्लिम समाज के लिए भी इस तरह का कोई साहित्य होना ही चाहिए। तो बहुत खंगालने पर, तलाशने पर पता चला कि सर्वप्रथम पहले पहल वो मराठी भाषा में दलित साहित्य को स्थापित माना गया। उसके बाद हिंदी भाषा में भी, गर्चे दलित साहित्य लिखने की परंपरा जमाने कदीम से रहा है, बहुत पुरानी, बल्कि संत रविदास को पहला दलित कवि कहा जाता है। संत तुकाराम और इत्यादि की जो परंपरा रही है, बाद के दिनों में हम लोग महात्मा फूले, अंबेडकर इत्यादि और पेरियार की चीजों को भी हम लोग देखते हैं। ये सारी चीजें दलित साहित्य की शक्ल में हम लोगों के सामने थी। तब हमने ये सोचा कि मुस्लिम समाज के लिए भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो मुस्लिम समाज का जो, जिसे पसमानदा अभी कहा जाता है, क्योंकि संवैधानिक रूप से दलित तो राइट मिला नहीं है, तो हम लोग इसी नाम से फिलहाल काम चलाते हैं, लेकिन दलित नाम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह से कि जब हम कहना शुरू करेंगे तो हमारी बात दूर तक जाएगी। तो इसके लिए संगठनात्मक तौर पे विभिन्न जातियों के, मुसलमानों की विभिन्न जातियों का संगठन 1911-12 से ही बनना शुरू हो गया पूरे देश में, विभिन्न जगहों पे। और इस जिम्न में हम ये बीच में ये कहना चाहेंगे कि आसिम बिहारी की कोशिशों से, मतलब कलकत्ता में 1912 के आसपास जो शुरुआत हुई, वो धीरे धीरे मोमिन कॉन्फ्रेंस वगैरह की एक रूप धारण करता चला गया। और इस तरह से उस जमाने में भी जमैतुल राइन, जमैतुल मंसूर इत्यादि विभिन्न जातियों के संगठन जो बनने लगे, और उन लोगों की लेखनी भी आने लगी कि मतलब अपने अपनी जातियों से संबंधित। ये बायाफ्ता प्लान में, जैसा कि अभी हमने मिसाल दिया कि संत रविदास या संत तुकाराम की बात हम लोग करें, या पेरियार और महात्मा फूले की बात करें, तो उन लोगों ने भी बायाफ्ता दलित साहित्य के रूप में नहीं लिखा, लेकिन उन लोगों की जो चीजें थी उसको बाद के दिनों में दलित साहित्य के रूप में मान्यता मिल गई। तो मुस्लिम समाज की विभिन्न जातियों के जातीय संगठनों के द्वारा जो चीजें इकट्ठा की जाती थी, सोवेनियर, मुजल्ला, ये जिसे स्मारिका कहते हैं, वो निकालना शुरू कर दिया गया और अपनी बिरादरियों के, जातियों की विभिन्न समस्याओं को उसके माध्यम से उजागर किया जाता था। तो ये इस तरह से हम लोग अगर देखते हैं, अगर पैमाना बनाते हैं, तो लगभग 100 साल पहले से मुस्लिम समाज की विभिन्न जातियों के लिए भी साहित्य लेखन का काम शुरू हो गया था। यह और बात है कि उसको इस नाम से इंगित करने की परंपरा नहीं रही है, और हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम इन तरह की जितनी भी चीजें इस बीच में लिखी गई, जितनी किताबें जो संभव हो सका, जहां तक हमारी पहुंच हो सकी, उन किताबों को, उन संगठनों की चीजों को, जातीय संगठनों की चीजों को इकट्ठा करके दलित मुस्लिम साहित्य और लेखक में शामिल किया हूं, ताकि दुनिया जान सके। और जो चीजें छूट गई होगी, दूसरे साथी उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको जोड़ने का काम करेंगे। तो इस तरह से चीजें जब आएगी, तो एक रोज हमको पूरी उम्मीद है कि दलित मुस्लिम साहित्य को भी मान्यता मिल जाएगा, क्योंकि मुस्लिम समाज से कहीं ना कहीं उर्दू भाषा को जोड़ दिया गया है, और जिसकी वजाहत बार बार हमने इस किताब में भी किया है। इस किताब को पढ़ने के बाद अंदाजा लगेगा कि किस तरह से मुस्लिम समाज से उर्दू को जोड़ दिया गया। गर्चे कोई भाषा किसी एक समाज, एक वर्ग की नहीं होती है, लेकिन जोड़ दिया गया। तो उर्दू भाषा में दलित साहित्य के बारे में कभी चर्चा की गई है, और इस तरह के कैरेक्टर को भी, मतलब बहुत, हम अगर टांडा के शराफत हुसैन की बात करें, जो मतलब बुनकर लेखक के रूप में चर्चित रहे, या और कई दूसरे लोगों की, लेकिन यहाँ पे मतलब इस्मत चुगताई की बात हम करना चाहेंगे, जो एक बड़ी लेखिका, मशहूर लेखिका, महिला लेखिका, महिलाओं की बात करने वाली थी, फिल्मों के लिए भी कहानियां लिखी, फिल्म में एक्टिंग भी की है। उन्होंने दो हाथ में रामदीन का इस्तेमाल किया कैरेक्टर के रूप में, कि मतलब रामदीन एक डोम जाति का है, और वो सेना के बैरक में मतलब पैखाना साफ करता है। उसकी माँ वो छिट्टा पे पैखाना लेकर के कमर पे घूमती है, 40 साल से काम कर रही है, तो उसके कमर एक तरह से लचक गया। लेकिन उनको बॉम्बे के हज हाउस में काम करने वाली मुस्लिम हलालखोर औरतों का दर्द नहीं दिखा।
वो चाहती तो बॉम्बे में रह रही थी, वो मतलब उनको भी बना सकती थी। पता नहीं किस तरह की हीन भावना थी बड़े बड़े लेखकों के दिलों में भी। ये लोग अगर करते तो ऐसे 50 साल 60 साल 70 साल पहले इस तरह की चीजें समाज के सामने आ सकती थी। हम गधेरी समाज का भी इस्तेमाल, यहाँ पे गधेरी समाज का नाम लेना चाहेंगे। गधेरी मुसलमानों में एक बिरादरी है जिसके दरवाजे पे आप जैसे बनारस या सासाराम के इलाकों में जाएं, गया में जाएं, तो वहां गधेरी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। गाजीपुर में मिल जाएंगे। तो उन लोगों के दरवाजे पे एक गधा जरूर होता है और उसके पीठ पे बिल्डिंग मटेरियल और दूसरी चीजों को लाद करके पहुंचाने पर उसको जो आमदनी होती है वही उनके रोजी रोटी का जरिया होता है। और उनका दर्द समझिए उन गधेरियों का, कि अगर गधा और उनका अपना पूत बेटा दोनों अगर एक साथ बीमार पड़ जाए तो बेटा के इलाज से पहले वो गधे का इलाज कराता है। वो अपने खच्चर जो दरवाजे बांधता है, जिसके पीठ पर लाद करके बिल्डिंग मटेरियल पहुंचा के पैसा कमाता है, बेटा के जो उसके वंश का वाहक हो सकता है, वंश चलाने का जरिया हो सकता है, लेकिन वो खच्चर वो गधा अगर ठीक हो जाएगा तो कल उनके रोजी रोटी का जरिया हो सकता है। क्या ये मतलब उर्दू साहित्य में, कहानियों में क्या ये मतलब पात्र बनने के लायक नहीं था? ये बनना चाहिए था, पता नहीं किन लोगों ने किस वजह से छोड़ दिया। तो इस तरह से इन सब चीजों को देखते हुए हमने एक प्रयास किया है और साहब का शुक्रिया जो आज कर रहे हैं। जी सर, मैं अब यही सवाल करता हूँ सर, ये उर्दू अदब ने क्यों छोड़ दिया? क्या इसकी वजह ये थी कि उस पर अशराफों का कब्जा है, या उसकी अदब की कुछ अपनी मतलब कि अपना चरित्र है, अशराफ चरित्र है? क्या इसकी वजह यही है कि उन्होंने आप सर सैयद की नसरी साहित्य से भी जोड़ सकते हैं कि उसका एक जो दबदबा रहा है सर सैयद अहमद खां का उर्दू साहित्य के जो मतलब पे उसकी वजह भी एक रही है। और उससे ज्यादा वजह यह रही है कि लोग हीन भावना से ग्रसित रहे हैं। कहानियों में झूठी कहानियां, जिसे अफसाना का तो शाब्दिक करती है झूठी कहानी, तो ये सब कर करके लोग मतलब दिल बहलाने वाली चीजें, या वो नज्म में या गजल में जो चीजें लिखते हैं सिर्फ हुस्न की बात और मतलब नाजुक और इस तरह की चीजें लिख करके और मतलब वाहवाहियत के लिए करते हैं, लेकिन किसी दर्द को और मतलब वहाँ किसी समाज के अंदर किस तरह की चीजें मौजूद है, जैसे हमने अभी बताया ना कि मराठी और हिंदी साहित्य में इस तरह की ढेरों चीजें मौजूद हैं। अभी कल ही मैकूराम जी पे किताब आई है हमारे पास। मैकूराम जी आईपीएस पुलिस ऑफिसर रहे हैं और नाम से ही लग रहा है कि दलित समाज के हैं। तो इस तरह की चीजों को इकट्ठा करके लिखने की एक परंपरा पहले से रही है वहाँ उस समाज में। लेकिन मुस्लिम समाज में जो उर्दू साहित्य है, इस तरह की चीजें बिरले ही बहुत मतलब ढूंढने पर इक्का दुक्का, जैसे कि हमने कुछ किताबों का नाम इस्तेमाल किया है, तो वो बेशतर 35 या 37 किताबों का, उसमें बेशतर जो है वो मतलब पसमानदा दलित तबका के लोगों का ही है। एक दो किताब ही है जाबिर हुसैन या अब्दुल बिस्मिल्लाह की, जो मतलब दूसरे समाज के लोग हैं जो मतलब लिखने की ये कोशिश किया, लेकिन वो भी अब्दुल बिस्मिल्लाह हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में लिखने से सभी ने गुरेज किया है। पता नहीं मतलब उनको ये लग रहा था कि मुस्लिम समाज का जो ये आभा मंडल बना हुआ है उर्दू के साथ, उर्दू के जुड़ाव के साथ, जबकि उर्दू में लिखा जाता तो मुस्लिम समाज के बड़े तबका तक, क्योंकि चाय पान की दुकान पे भी जैसा अखबारों के माध्यम से, पतली पतली किताबों के माध्यम से, किताबचे जिसे कहते हैं, इसके माध्यम से चीजों को पहुंचाया जा सकता था, लोग जान पाते। हम इस मामले फिर मतलब शराफत हुसैन साहब की बात करना चाहेंगे कि उन्होंने बेहतरीन काम किया। उनकी कई किताबें अकेला हंस वगैरह है जो मतलब अच्छी किताबें हैं और उर्दू में लिख करके उन्होंने मतलब चीजों को पहुंचाने का काम किया। अकेला हंस मैं बता दूं, अकेला हंस जो है रेखता पर मौजूद है, आप जो पढ़ना चाहे उर्दू में ये उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात है अब्दुल बिस्मिल्लाह की दोनों किताब की हमने हफ्ते की किताब नाम से जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें चर्चा की है, उसको आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा सर, इसी पे मैं एक कुछ मेरे साथी हैं जो पीएचडी किए हैं उर्दू से, अभी काम भी कर रहे हैं सर, रेखता में भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ साथी कुछ कहीं और काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम प्रयास भी करते हैं लिखने का, तो पहले तो खारिज ये कह के कर दिया जाता है कि तुम अदबी नहीं लिखे हो, मतलब तुम्हारा जो लिखे या कोई गजल बनाई है या कुछ किया तो ये अदबी नहीं है। फिर वो जो है कह रहे हैं कि वो एक एक इनडायरेक्टली वो खुद बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली प्रेशर होता है हमारा कि हम इस विषय पे ना चूज करें, या इस विषय के जैसे कह रहे हैं कि अभी एक साथी है वो
जेएनयू से ही अपना पढ़ा, एमए किया, वो चाह रहा है कि पसमादा काम करे, पसमादा विषय को उर्दू अदब में देखने की कोशिश करे, तो उसको पीएचडी कराने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो कह रहा है कि जो उसकी हेजिमनी है, जो बैठने ऊपर जो बैठे हैं वो सारे अशराफ हैं, वो मुद्दा ही नहीं उठाना चाहते। पत्रिकाओं में छापेंगे नहीं ये लोग, जो उर्दू जर्नल या पत्रिकाएं निकलती है ये लोग बेशतर मतलब छापते नहीं है, लोग छाट देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पहल करनी चाहिए, जो मतलब पसमानदा या दलित मुस्लिम तहरीक चलाते हैं, इन लोगों को कि मतलब इस तरह की चीजें आनी चाहिए साहित्य के माध्यम से। साहित्य ही है जो आने वाले दिनों में भी हम लोगों को बता सकता, आने वाली जो पीढ़ियां होगी उनको बताएगा कि मतलब किस तरह की चीजें हुआ करती थी, किस तरह की चीजें थी। क्योंकि आज जो मौखिक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से अथवा सेमिनार संगोष्ठी के माध्यम से हम किसी चीज को मतलब पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो तत्कालिक तो है। सोशल मीडिया आज आप देख रहे हैं तो मतलब जैसे लगता है कि पसमानदाओं की एकदम बाहर से आई हुई है, लेकिन मतलब वो ज्यादातर लोग लगते हैं फेसबुक से आगे कुछ है ही नहीं। जी तो जी डिटेल में हमारे पास कुछ होना चाहिए ना। कल जैसे एक साहब हमको सुना रहे थे कि हमारी तो बस बातें ही बातें हैं और सैयद काम करता है। ये और बात है कि उससे हमारी किसी तरह की बहस हो गई उनसे, तो जी सर, डिटेल में आप कुछ रहना चाहिए उन लोगों के पास। सही है, आपने जैसे बात की सर, वो उससे मैं सहमत हूँ कि इस पे काम नहीं है। और इवन कि जब कोई पूछता, कोई साथी पूछता भी है कि इस पे कोई काम बताओ, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। अब इस किताब के जरिए से हमारे पास कुछ जवाब है, कुछ नाम बताए जा सकते हैं। अब हम कि चलो भाई इन लोगों की कुछ किताब देख लो। नहीं, पता नहीं, वो हमसे तो कई लोग वो जेएनयू या जामिया से, अभी डीयू के भी एक लड़का थे, अभी कुछ दिन पहले जामिया से आए थे, फोन किए हुए थे कि हम मतलब रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, कुछ टॉपिक और मटेरियल के बारे में बताएं। तो हमको तो लगातार फोन आते रहते हैं इस तरह के, और हम लोग टॉपिक भी बताते हैं। वो एक तो समस्तीपुर के भी, दरभंगा बिहार में समस्तीपुर है, वहाँ के हैं, तो उनको भी बताया हमने। तो इस तरह के लोग आते रहते हैं, और क्योंकि हम लोग अपने विभिन्न मुद्दों पे जो सामाजिक मुद्दे हैं, इस तरह की चीजों को साहित्य से जोड़ करके रिसर्च वर्क में अगर लाएंगे, ये ज्यादा अच्छा काम हो और दूर तक बात जाएगी। जी सर। अब सर जैसे आपने जो इसमें क्वेश्चनायर बनाया, उसमें बड़ा बेहतरीन एक क्वेश्चन लगा था। कई क्वेश्चन अभी उस सब पे बात करते हैं। आपने पूछा था कि जो इस गजल का मतलब है कि अपनी माशूका से बात करना, तो उनकी माशूका हमेशा जो है अशराफ टाइप की क्यों होती है? पसमानदा दलित क्यों नहीं होती है? हमेशा महबूबा जो है चांद की तरह गोरी क्यों है भाई? हाँ जी, बिल्कुल यही मतलब कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो दलित तबका है, पसमानदा तबका है, छोटी जातियां हैं, उनके यहाँ एकदम मिल्की वाइट कहाँ से हो जाएगा? जी और तो उसको मतलब कहाँ अपने मतलब तहरीर में लाते नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि वो मतलब चीजें होनी चाहिए थी। और ये क्या होगा, वो सफेद वाला जो हमने बात कहा वो भी है। सही सर। अच्छा, और आप बात कर रहे थे कि क्या दलित अथवा पसमानदा लेखक ने किसी हीन भावना के तहत उपयुक्त समूह में से कैरेक्टर नहीं चुना? वो कैरेक्टर चुनने वाली बात सर, कि ठीक है, एक बात जैसे कई बार कई अशराफ साथी बोल देते हैं कि ठीक है, अगर हम नहीं लिखे तुम्हारे ऊपर गजल, तो तुम अपने ऊपर क्या नहीं गजल लिख रहे हो? हाँ अपनी ठीक है, अपनी परेशानी पर लिखो। तो ये तो कह सकते हैं ना, ये तो शुरुआत हम लोगों को करनी चाहिए, एकदम सही कहा। हो सकता है वो मतलब हीन भावना से या किसी और अन्य वजहों से मतलब नहीं करे, हम लोगों को तो शुरुआत कर देना चाहिए ना। हो सकता है आने वाले दिनों में इसका प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह से मतलब प्रगतिशील साहित्य आंदोलन के दौर में मतलब इसका प्रभाव पड़ा ना, धीरे धीरे लोगों ने मतलब उसका भी जिक्र होगा इस किताब में, हमने कई बार किया है जी जी जी, आप प्रगतिशील। अच्छी है। जी क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है धीरे धीरे, अगर बहुत ज्यादा चीजें आने लग जाएगी समाज में तो लोग इनकार नहीं करेंगे। अभी हाल ही में एक साहब एक पेपर कटिंग हमको भेजे, मतलब पसमानदा मुद्दों पे बेहतरीन आलेख था वो, सहारा एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में। तो चीजें जब आने लगती है तो दूसरे भी आपको प्रभावित करते हैं, दूसरे लोग भी मतलब हो सकता है कि चीजों को काट करके या सहेज करके आपको पहुंचाएंगे या बताते हैं कि देखिए ये चीज आई है। तो जब काम होने लगेगा तो बिल्कुल। अच्छा सर, मैं इसी पे बात कह रहा था, जो आप बोल रहे हैं कि ये काम करना चाहिए, लिखना चाहिए। मैं कुछ ऐसे भी अपने साथियों को देखता हूँ जो एकदम दूसरे छोर पे, मतलब नास्तिकता वाले छोर पे, कि ईश्वर के, खुदा के खिलाफ तगड़ी तगड़ी गजल लिख रहे हैं। लेकिन इतना कोई लेकिन ज्यादा मैं जरूरत नहीं है। बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं उनसे कहा कि तुम इतना कुछ लिख ही रहे हो, तो कुछ अशराफवाद के खिलाफ भी लिख दो।
जब तुम अल्लाह में अगर नहीं मान रहे हो तो सैयदों को क्यों मानोगे? तो तुम सैयदों के खिलाफ भी कुछ लिख दो। मतलब ऐसे में तंजिया बोला उससे मैं, तो कह रहे नहीं यार वो नहीं, असल में ना सारे मुशायरे और सारे के जो हेड होते हैं सब यही लोग हैं, तो फिर छपे पेगी नहीं। हाँ, आपने इसमें जिक्र भी किया, मैं इसमें बात भी करना चाह रहा हूँ कि दलित साहित्य के ऊपर बात की आपने, फिर कहा कि दलित साहित्य 100 साल 150 साल पुराना, ठीक है, और हम लगभग 100 साल तो मुसलमानों का है ही, इसलिए कि वो जो मुसलमानों के पसमानदा तबका या छोटी जात, पिछड़ी जाति जो कह ले हम लोग, उन लोगों के जो संगठनात्मक ढांचा तैयार होने लग गया, इन लोगों ने अपना मुजल्ला वगैरह भी निकालना शुरू किया और पतली पतली किताबें भी उस जमाने में निकल दी, जिसे किताबचा वगैरह कहते हैं। उसमें अपने समाज की समस्याओं को और उस समाज के कुछ पढ़े लिखे लोगों के जरिए लिखे गए चीजों को शामिल कर करके मतलब लाते थे सामने में। तो वो सब तहरीरें भी उसी तरीके की है ना, जिस तरह से संत रविदास को मतलब पहला दलित कवि कह दिया जाता है, या संत तुकाराम की बात आती है। तो इस तरह से चीजें उस जमाने में तो थी नहीं ना उस तरह से, उसी तरह यहाँ भी है, चीजें तो थी लेकिन मतलब उस नाम से उस जरिए से नहीं थी। एक कोशिश हम लोग कर सकते हैं जब इसको मान्यता मिल जाए, लेकिन मिलनी चाहिए। अच्छा सर, और आपने एक बात कही है कि उर्दू साहित्य से अलग धार्मिक और तारीख की पुस्तकों में दलित मुसलमानों को दुत्कारा गया है और खूब नसीहतें दी गई हैं। इस पर मतलब इस सवाल को थोड़ा सा आप, मैं चाह रहा था थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा रोशनी डालें इस सवाल पे कि ये तो है ही ना कि मतलब धार्मिक पुस्तकों में मतलब मुसलमानों की जो छोटी बिरादरियां हैं कि मतलब हम कफू का मामला दे करके जगह जगह जो रोका गया है, बंदिशें की गई है, तो इस तरह के मतलब जो हालात बने हैं और मतलब मुसलमानों के अशराफ तबका के मतलब शादी ब्याह के मामला को या सामाजिक स्थिति को जो दर्शाया गया है, दोनों में फर्क क्या गया बार बार की मतलब तुम रजील हो, इस बात को नहीं समझ पाओगे, तुम मतलब इस तरह की चीजों को मतलब अब जैसे सामान्य तौर पे ये भी कहा था कि कुरान को मानी के साथ न पढ़ो तुम नहीं समझ पाओगे। तो इस तरह की जो चीजें सब आती है जो धार्मिक रूप से मतलब रोकने की कोशिश की गई है कि मतलब और मतलब तुम बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाओगे और तुम मतलब रजील हो या नासमझ हो, इस तरह के और उनको रोका गया है। लेकिन मतलब वहीं पे दूसरे वर्ग के लोगों को जो मतलब मुस्लिम समाज का जो सो कॉल्ड अशराफ का है मतलब फॉरवर्ड तबका है, उन लोगों के लिए इस तरह की कोई बंदिशें नहीं है, न शादी ब्याह के मौके पर, न सामाजिक हालात को लेकर के कि समाज में किस तरह के पोजीशन के साथ उनको रहना है और समाज के दूसरे वर्ग के लोगों के साथ उनके व्यवहार, रहन सहन, तौर तरीके कैसे होने चाहिए, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन छोटी जातियों के लिए मतलब बंदिशें कुछ लगा दी गई। समझ में आ गया सर। एक सवाल मैं दोबारा से, आपने बोल दिया लेकिन दोबारा से मैं वही सवाल दोबारा पढ़ रहा हूँ। उर्दू गद्य में सर सैयद तहरीक को प्रमुखता हासिल है, क्या यह भी एक वजह है कि सर सैयद की जातिवादी नजरिए की छाप के कारण उर्दू साहित्य में इस पर सोचा ही नहीं गया अथवा जानबूझकर खामोशी अपना ली गई? तो इस पे एक बार और मैं थोड़ा सा रोशनी चाह रहा हूँ। हाँ ये तो है ही, हमने तो शुरू में ही कह दिया था ना कि उर्दू साहित्य में मतलब जो सर सैयद वाली जो नजरिया है उसका एक खासा असर रहा है, जिसकी वजह से और चूंकि हर वर्ग में जैसे कि ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का प्रभाव उसके हर वर्ग में हर जगह लेखनी का जो तरीका है उन सभी जगहों पे वो मौजूद है और उनके मौजूद होने की वजह से और ये लोग जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले आप भी बता रहे थे कि वो सेहत के खिलाफ नहीं बोलते हैं, नहीं लिखते ताकि वहां छपेंगे नहीं, वहां जा नहीं पाएंगे। तो इन्हीं सब वजहों से ये लोग भी मतलब कि वो मतलब हम जो किसी जाति विशेष की बात कर लेंगे, किसी भंगी की बात कर लेंगे, किसी गधेरी की बात कर लेंगे, तो इसको उसमें स्थान नहीं मिलेगा। और सही बात है, जितनी भी बड़ी या पुरानी पत्रिकाएं हैं उर्दू की, आप उसमें देख लें, नाम मात्र भी नहीं कहीं इस तरह की चीजें मिलेगी, किसी लेखक की चीजें नहीं मिलती है। हिंदी की पत्रिकाओं में गाहे बगाहे मिल भी जाएंगे लेकिन उर्दू की पत्रिकाओं में नहीं मिलती। तो यही इसका तो एक अच्छा खासा प्रभाव है। हाँ जी सर। अच्छा, एक एक बात, एक ये भी पढ़ देता हूँ मैं। उर्दू के प्रगतिशील लेखकों के साहित्य में तो दलित मुसलमानों की बात नहीं मिलती है। तो मतलब जो जितने प्रगतिशील रहे हैं, जैसे कि हम मंटो को और भी की गिनते बात हैं, करते हैं लोग, चुगताई को यहाँ गिनते तो हैं। धोखा धोखा देने वाली बात है। जी। धोखा देने वाली बात इस तरह से है
वर्ग की बात करते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो वो भी एक धोखा है। अल्पसंख्यक कह करके मुसलमानों के पसमानदा या दलित वर्ग की हकमारी करते हैं। उसी तरीके से गरीब गुरबा को एक वर्ग में आप शामिल कर करके अब ये तो करते हैं, तो इसका नतीजा क्या मिलता है कि बक्खो समाज का आदमी आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 13 आदमी बिहार में ग्रेजुएट मिलता है। तो वर्ग की बात आपके तो फायदा क्या पहुंचा। जाति की बात अगर होती, हर जाति में कुछ रिफॉर्मर होते, उस जाति विशेष के लिए जो सामाजिक मतलब शैक्षणिक आंदोलन वो अगर चलाते, तो मुमकिन है कि उसमें जो शैक्षणिक स्थिति है और ग्राफ ऊंचा होता। तो ये तो है ही ना, मतलब इसको मतलब आभा मंडल में ढकने से काम नहीं ना चलेगा, उसको तो उजागर करने की जरूरत थी। प्रगतिशील के नाम पे कि एक वर्ग की बात हम करते हैं, उसी तरीके से जो अल्पसंख्यक वाली बात हमने कहा, तो वर्ग की बात कर लिया, लेकिन वर्ग के सभी लोगों तक, जैसा कि हम बार बार पसमानदा शब्द पे भी कहते हैं, अभी आप लोग भी जान रहे होंगे श्री कृष्णा आयोग की बात होती है, कृष्णा आयोग का गठन हुआ, तो पसमानदा समाज की बात अगर हम करते हैं, अगर मतलब 10-20 मतलब मान लिया जाए कि कोई 20 रुपए है आपके पास बांटने के लिए और पसमानदा को बांटना है, तो बड़ी तादाद में अगली सफ में अंसारी, राइन, कुरैशी, धुनिया, मंसूरी जिसको कहते हैं, मंसूरी भी कुछ हद तक, कुछ इदरीसी, इस तरह की बिरादरियां मिल जाएगी, जैसे यूपी में मतलब तेली समाज के लोग। तो वो 20 रुपए जो है आप उन्हीं तक बांट देते हैं, नीचे जो रह गया बक्को, तेली, नालबंद, नट, बंजारा, भटियारा, इसको क्या मिलेगा। वो मतलब पसमानदा कहलाने से उसका क्या फायदा हो रहा है। तब तो अच्छा था कि वो अल्पसंख्यक कहलाए, ताकि एक बड़े समूह में उसको मतलब गिना जाएगा कि मुसलमानों का एक बड़ा समूह है, बड़ा संगठन पसमानदा, सारे मुसलमान है। लेकिन हम मुसलमानों से अलग वर्गीकरण भी कर रहे हैं, और उसके बाद हम पसमानदा कह करके हमारी जो हम मतलब मान लिया जाए कि हम नालबंद हैं, तो नालबंद तक कितने लोग हैं, इस पर तो बातचीत होनी चाहिए ना, कि कितने नालबंद जो है किसी नौकरी में है, पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोग, मतलब इस तरह का डेटा तो हमारे पास सिर्फ बक्खो का मिल सका है कि पूरे बिहार में सिर्फ 13 लोग ग्रेजुएट हैं, 2 महिला, 11 पुरुष। अगर नालबंद पे हम ढूंढने की कोशिश करें, हलालखोर पे ढूंढने की कोशिश करें, गधेरी पे ढूंढने की कोशिश करें, इन लोगों को खाली पसमानदा पसमानदा कह करके ग्रुप में शामिल किए रहिए और फायदा कुछ नहीं हो। उसी तरीके का धोखा है जो वर्ग के नाम पे धोखा होता है। वर्ग कह करके आप एक वर्ग तो कह दिया, तो वर्ग कह दिया, तो आपके वर्ग में कौन लोग शामिल है, भी ना जो पढ़ा लिखा तबका है। जैसे 25% जो एजुकेशन के तौर पे मतलब गरीबी शिक्षा नीति के तहत है ना कि 25% जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसका नामांकन होना है, तो कैसे बच्चे जाते हैं। जो पढ़ा लिखा समाज का गरीब आदमी है, बिलो पॉवर्टी लाइन को फॉलो करता है, अपने बच्चा करा लेता है, लेकिन वो रिक्शा पुल, वो ठेला वाला, वो चाय वाला, वो मतलब भंगिया काम करने वाला, उसके बच्चे तो वहां तक नहीं जा पाए। तो इससे उसको लाभ तो नहीं मिला। लाभ मिलने की ना बात है, हम मतलब मौदूदी जी के साथ हम शामिल हैं, लेकिन लाभ भी तो हमको तो पता तो चलना चाहिए ना कि मतलब सामाजिक तौर पे जो ढांचा बन रहा है उसमें हमारा कुछ भी नहीं हो, तो शैक्षणिक स्थिति हमारी बेहतर हो जाए, हमारी सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाए, यही इतना तो काम होना चाहिए। आर्थिक स्थिति चलिए बाद में हम देख लेंगे, और राजनीतिक स्थिति भी हमारी बाद में। तो वर्ग का वही बात हो गया, जो वर्ग की बात करते हैं ये लोग धोखा देते हैं, और हम दूसरे समूह के बारे में भी फिलहाल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन समूह बना करके किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। हमको गौर करना चाहिए कि बक्खो सिर्फ 13 ठो क्यों आजादी के 75 साल बाद भी ग्रेजुएट। जी अयूब साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं ये ज्यादातर ये सवाल उठाता भी हूँ कि आप अगर कोई संगठन भी बना रहे हैं तो सबसे जो संख्या में कम है उनको कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो लोग उस संगठन के मुख्य पद तक पहुंच जाए। अगर आप कह रहे हैं कि मैं लोकतांत्रिक तरीके से लाएंगे, तो लोकतांत्रिक तरीके से कभी आ ही नहीं पाएंगे, वो तो जीत ही नहीं पाएंगे, उनकी संख्या ही नहीं है इतनी। नहीं, संख्या भी नहीं है, और वो उतना मोटिवेटेड नहीं ना है, वो जागरूक नहीं ना है जो आपके संगठन से जुड़ेगा। तो मतलब एक दो समाज के लोगों को जोड़ करके आप एक बड़ा संगठन बना लीजिए। हम भी तो नहीं, दलित आपकी बात एकदम सही है कि दलित मुस्लिम जो हैं, ये जो आप जिसको मैं आम तरीके से बोलते पसमादा तरीन, मतलब पसमादा से भी ठीक, तो उनकी समस्या अलग है, तो उनकी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। तो उनकी, जैसे आपने बताया कि बक्को समाज के 12-13 लोग ही ग्रेजुएट है,
तो उनकी समस्या एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने की है। अब उनकी तुलना हम उत्तर प्रदेश के अंसारियों से नहीं कर सकते, उसमें एक अंतर है ना। तो उस अंतर को तो मैं अभी आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इस तरीके से हमको उसके अंदर भी वेद देखना पड़ेगा कि कौन, जैसे मैंने कई हलालखोर समाज के लोगों से भी इंटरव्यू लिया है, तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि वो उनका अनुभव क्या राइन समाज, क्या मंसूरी समाज और अंसारी समाज का अनुभव है, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। उनका अनुभव, हमारा अनुभव अलग है। तो इस अनुभव के आधार पर भी हमको सोचना पड़ेगा कि उनको किस तरीके से अगर आप जोड़ रहे हैं तो उनकी समस्याओं कैसे आप एड्रेस करेंगे। तो ये आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ इस बात में। मैं आगे एक किताब में थोड़ा सा और आगे जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, ठीक है, शुक्रिया। हाँ, मैं आगे देख लेता हूँ, कुछ कोई बात छूटी तो नहीं है। अच्छा, इसमें सर आपने इन सारे में जितने लेखक है इनका आपने नाम दे दिया, ठीक है, तो नाम भी दे दिया। हाँ, संक्षिप्त रूप से कुछ जानकारी हासिल हो जाए लोगों को। सभी लोगों का तो देना मुश्किल था, कुछ लोगों का दे दिया है। अच्छा, तो इनके जो मोबाइल नंबर है सर, तो क्या वो मोबाइल नंबर से जैसे कोई पाठक खरीदता है और बात करना चाहता है तो उससे नंबर से बात कर सकता है? हाँ, बिल्कुल किया गया नंबर। हाँ, जो आप सवाल जवाब अभी पढ़ रहे थे, प्रश्नावली भी 3 लोगों का शामिल है इसमें उत्तर। जी जी जी। तो इसमें मैं खुर्शीद अकबर का प्रश्नावली है, अर्जुमंद आरा उनका भी है, और उन्होंने बड़ा अच्छे अच्छे से जवाब दिए। उन्होंने कहा कि दलितों की जागरूकता उर्दू में लिखने वाले मुसलमानों की जागरूकता नहीं हो सकती, इसलिए आप देखेंगे कि उर्दू कहानियों और नावलों और अन्य तरह के लेखन में मुख्य मुद्दे धार्मिक अस्मिता, अस्तित्व, बिछड़ते जाने, बेरोजगार होने, हाशिए पर जाने या घेटोबंदी के मसले हैं। मुसलमान के अत्यंत पिछड़ा समाज अभी न तो बहुत जागरूक है और न इतना पढ़ा लिखा है कि लिखने पढ़ने का काम कर सके। वैसे भी उर्दू अति पिछड़े या दलित मुसलमानों की भाषा नहीं है। देखिए, ये वाली लाइन जो है बड़ी मुझे मार्मिक लगी है कि क्या कि उर्दू अति पिछड़े और दलित मुसलमानों की भाषा नहीं है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मदरसों के अलावा उर्दू कहीं नहीं पढ़ाई जाती। तो इस बात को भी हम लोगों को नोटिस तो करना ही चाहिए ना जी, कि इसको ऐसे नहीं बोल। जी जी, हाँ, तो मैं उनके सवाल जवाब भी मैंने पढ़ा है, मैंने मार्क भी किया है। जैसे इसी अर्जुमन आरा का ही पढ़ रहा हूं मैं कि प्रगतिशील आंदोलन, बात कर सकते हैं। जी जी, सभी लोगों का उसमें मोबाइल नंबर भी है, आप बात कर सकते हैं। अब जैसे आपकी ये जो सवाल प्रश्न नंबर 5 है, उर्दू गजल को महबूब से बात करना कहा गया है, क्या उर्दू शायरी में ऐसी कोई महबूबा को सामने रखा गया है जो दलित मुस्लिम समाज से हो? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि उर्दू गजल शायरी की एक क्लासिक फॉर्म है जिसमें इश्क और महबूबा ये अदाना निजी अनुभव से नहीं, देखिए बड़ा अच्छी लाइन लिखी, निजी अनुभव से नहीं बल्कि उस्ताद शायरों की इश्क की परिकल्पना को या महबूब की कल्पना को किस किस तरह गजल में पेश किया है उसे उसकी रोशनी में नए अंदाज से बयान किया जाता है। यार निजी अनुभव से ज्यादा उस्ताद का ही वो चलता है कि उस्ताद ने किस तरीके से बोला तो लौ से लौ जलाते हुए एक बनाया जाए। तखय्युल कह लें, मतलब सही है, मतलब ये तो है जी, लेकिन बस है कि वो काली कलूटी नहीं, वो भी है। जी जी। अच्छा सर, आखिरी, बस ये आखिरी है कि सर ये इस किताब को कैसे मंगाया जा सकता है, और आपसे कोई मंगाना चाहे तो कैसे मंगा सकता है, और अमेज़न पे क्या ये किताब है, मौजूद है? दोनों तरह से, अमेजोन पे भी है, और दूसरा है कि हमारा जो पब्लिशर है वो भी आपको भेज सकता है, पब्लिशर का उसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर है। और तीसरा हम खुद भी भेज सकते हैं, वो अगर हमको व्हाट्सएप पे अगर अपना एड्रेस भेज दे हमारे व्हाट्सएप पे, तो उससे भी मिल सकता है उनको। और इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए हम सभी लोगों को, कोशिश करके जो जहां संभव हो सके दलित मुस्लिम साहित्य लेखन के प्रयास को और तेज करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि चीजें वही रहेगी जो रिटर्न में होगी। और इसको छोड़ना चाहिए हम लोगों को, समाज के बीच में, समाज के कई वर्ग हैं, तो सभी तक अगर पहुंच जाए तो ज्यादा बेहतर है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक कारगर काम हो सकता है कि कुछ काम हुआ है। हाँ, जो चीजें छूट गई है उसको दूसरे साथी आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा काम है, और मैं बता दूं कई साथी जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा काम है। आपने बहुत बड़ा काम किया है सर ये, और ये किताब और बहुत है हमारी,
जेएनयू, जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी और वो महाराष्ट्र के कुछ जगहों पे बहुत गई है किताबें अभी इस मतलब जी 1 महीने जी के अंदर में। जी जी सर, जाएगी। क्योंकि मतलब इसका कोई काम तो हुआ ही नहीं था सर। पहला काम आपका काम है ये। तो जाहिर सी बात है कि लोग पहुंचेंगे, लोग रिसर्च करना चाहते हैं, तो कहाँ से उनको मटेरियल मिले। एक एक शोधार्थी की सबसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि भाई मुझे मटेरियल मिल जाए, तभी तो मैं कुछ काम करूंगा। तो मटेरियल और तक इसी पहुंच आपकी उपलब्ध आदि। दूसरा अध्याय जो है जिसमें किताबों का और पत्रिकाओं का जो जिक्र हमने कर दिया है, ताकि उन चीजों को भी लोग तलाश करके अब उन किताबों की भी अहमियत बढ़ जाएगी जो लोग रिसर्च वर्क करना चाहेंगे, ताकि अपने अपने हिसाब से उसको तलाश करके, जैसे बंदे मोमिन का हाथ किताब जी है जी या बैकवर्ड मुस्लिम्स इन बिहार है, तो इस तरह की चीजों को ढूंढ करके लोग चाहेंगे तो निकालेंगे। खुद भी हमारी किताब तो है ही, वो सब किताबों की भी अहमियत बढ़ जाती है कि भाई इम्पोर्टेंस उन बन जाएगी। किताब। जी सर। जी सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर, हमने पूरी बात की। और आपकी और भी जो किताबें, इंशाल्लाह उस पर भी बात करते रहे, बात हाँ करेंगे। जी, चारों किताब, पांचों किताब पे बात करेंगे हम। इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत जी आपका। जी। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, हम फिर आगे भी जुड़ते रहेंगे सर। ठीक है इंशाल्लाह। सर। अल्लाह हाफिज। चलिए, तो जुड़े रहिए। जय पसमादा, जय हिंद।